आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ दीनदयाल शोध संस्थान से श्रीमान अतुल जैन जी, संस्कार भारती के माननीय प्रभात जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के CPR सुदाम जी और आप सब। मध्य प्रदेश सरकार अपने अपने अलग अलग प्रकार के सुशासन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभागवार काम अपना कर रही है। लेकिन जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथेय के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। विकास तो होना चाहिए, लेकिन विरासत पे भी गर्व होना चाहिए। और विरासत से जब गर्व की बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना उनका अपना एक किरदार पूरी देश और दुनिया के सामने आदर्श रूप में दिखाई देता है। विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को जितने प्रकार से हम देखेंगे, आपको हर बार उनकी अलग प्रकार की एक तरह से उनकी प्रतिमा भी हृदय में बनती है। और जिनने विक्रमादित्य को पढ़ा होगा, विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे शासक हैं लगभग 2000 साल से जिनके जीवन के विविध प्रसंगों से भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके शासनकाल की तुलना सुशासन की सर्वश्रेष्ठ तुलना है। इस नाते से उनने जो जो प्रयोग किए, जिस प्रकार से जीवन जिया, जो जो उनने काम किया और उनके अपने उस काल के दरमियान में जो जो उनने अपने शासन में प्रयोग किए, वो प्रयोग भी बहुत अद्भुत रहे हैं। जैसे हम सबकी जानकारी के लिए हमारा जो संवत है, ये विक्रम संवत है। आमतौर पर जो ईस्वी सन और हिजरी संवत है, ये संवत और सन के साथ जो अंतर है, ये भी हमारे समझने की बात है कि हमारा संवत ये पुरुषार्थ ही है, अर्थात ये किसी की जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ा हुआ है। ये हमारे शासक की शासन करने की भावना के साथ उदार परंपरा को लेकर चलने वाला संवत है। अर्थात संवत प्रारंभ करने की जो पहली शर्त हमारे अपनी सनातन संस्कृति में भारतवर्ष में है, वो ये कि जो शासन चलाते चलाते अपना संवत चलाना चाहेगा, वो पूरी प्रजा का कर्ज वो अपने पास से चुकाने का उसका सामर्थ्य होना चाहिए। अर्थात उसके पास इतना धन हो कि वो पूरी प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे और उतना ही धन वो अपने बाकी उद्योगपतियों को भी उपलब्ध कराए जो भविष्य में भी कर्जा न ले। अब ये थोड़ा दुनिया के लिए चुनौती और दुनिया के लिए अविश्वसनीय बात हो सकती है, लेकिन ये हमारी यथार्थ की बात है कि जिनने अपने पूरे भूभाग से लोगों का सारा कर्जा अपने कोष से अर्थात सरकार के सामर्थ्य से कर्ज मुक्त करके शासन की व्यवस्था संचालित करते हुए विक्रम संवत का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए विक्रम संवत 2082 ये 3 दिन पहले लगा है, जिसका हमारे यहाँ संवतों की भी गिनती नाम से होती है, जो श्लोक में बोले जाते हैं। अर्थात 2082 बोलना है तो 60 प्रकार के संवत, जैसे ये संवत का नाम सिद्धार्थ है, इसको 2082 बोलने की जरूरत नहीं। केवल श्लोक में पंडित जी जब श्लोक कराएंगे तो वो मासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे ऐसे करते करते जब संवत की बात जाएगा, विक्रम संवत्सरे तो सिद्धार्थ नाम संवत्सरे, अर्थात 2082 वो बोल गए। तो ये जो भाव है उसमें उस शब्द से उसका कितना महत्व है। अब इसका पर्याय आपके अंग्रेजी सन में भी नहीं। अगर 2025 को कुछ और बोलना तो कोई शब्द नहीं है, वो अंक से ही बता सकते हैं। या कोई और भी अपन संवत लेंगे तो केवल अंक से बता सकते हैं, नाम नहीं हो सकते। लेकिन ये 60 नाम है, 60 नाम का चक्रीय क्रम है, ये बदलता रहता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि संवत के बारे में आपको बताया, शासन की व्यवस्था में भी नवरत्नों की मालिका ये माननीय हमारे सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ की गई कि हमारे अपने अलग अलग विषय के विशेषज्ञों का समूह बना करके मंत्रिमंडल के अंदर भी एक एक व्यक्ति वो अपने से जुड़े हुए 5-7 मंत्रालय के ऊपर एक तरह से अपनी उस विषय की दक्षता के बलबूते पर सुशासन के सारे तत्व निकाल के चले। तो नवरत्न विक्रमादित्य के एक से एक, और वो भी कब, जब उनने अपने देश को जो गुलामी की दास्ता से मुक्त कराया। विक्रमादित्य ने जब अपना शासन संभाला, उनके पूर्ववर्ती पिताजी के शासनकाल गर्दभिल्ल नाम उनका है, और गर्दभिल्ल से
शकों ने परास्त करते हुए उनका शासन पूरे देश से शकों का शासन हो गया था। और देश भी वर्तमान का नहीं, अभी वर्तमान का भारत तो है ही, आसपास के ऐसे कई सारे देश जो रोम तक चले जाते, वो सब विक्रमादित्य के शासनकाल में अपने पुरुषार्थ से सारे विदेशियों को हटा करके उन्होंने सुशासन की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद शासन के साथ जुड़ करके अच्छे स्वनाम धन्य विषय के विशेषज्ञों को जुटा करके नवरत्नों की मालिका बनी। और नवरत्नों की मालिका से तात्पर्य ये था कि उनकी कैबिनेट के अलावा भी कैबिनेट के साथ में 9 लोग मिलकर के विक्रमादित्य उसमें हो या न हो, वो शासन के सारे निर्णय लेने में समर्थ थे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि काल के प्रवाह में कोई कारण से विक्रमादित्य अगर नहीं है तो भी शासन सुचारू रूप से चलता जाएगा। ये हम अपने परवर्ती काल में, अर्थात अभी 300 साल पहले शिवाजी महाराज के भी अष्टप्रधान की पद्धति में भी देख सकते हैं। जब शिवाजी महाराज ने भी अष्टप्रधान पद्धति लगाई तो सरकार में शिवाजी भले आगरा की जेल में औरंगजेब के वहाँ थे, लेकिन शासन के सूत्र में कोई कठिनाई नहीं है। तो ये जो बाद के काल में भी शासन की व्यवस्था चलती रहे, ये अपने लिए उल्लेखनीय उदाहरण है जिससे हमको समझ में आएगा। फिर आपने सबने देखा ही कि दानशीलता, जिसका मैंने उदाहरण दिया, दान इतना देना कि सब कर्ज मुक्त कर दे। वीरता ऐसा कि अपनी जान की बाजी चुटकियों में हर एक व्यक्ति की कष्ट में सबसे पहले शासन के मुखिया भी दिखाई देते हैं, बाकी भी देते हैं। इसलिए आपने सबने सुना होगा कि विक्रम और बेताल की कहानी, सिंहासन बत्तीसी की कहानी, राजा भोज और विक्रम का सिंहासन। यद्यपि भोज और विक्रमादित्य में 1000 साल का अंतर है दोनों में। विक्रमादित्य 1000 साल पहले भोज के हुए, लेकिन शासन चलाते चलाते वो अपने शासन की इतनी सुव्यवस्था स्थापित कर ली कि हर एक कोई की इच्छा होती थी कि वो विक्रमादित्य के समान शासन करे। तो विक्रमादित्य की शासन की विशेषता बताने के लिए पुतली का प्रतीक लेते हुए बेताल पच्चीसी की कहानी, विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी की कहानी, ये जग जाहिर है, आज भी पूरी दुनिया के सामने है। और एक और महत्व की बात है, ऐसा कहते हैं कि विक्रम का मूल नाम तो सहसांक है, उनका नाम सहसांक है, लेकिन जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे उसको विक्रम कहते हैं। और आदित्य ने सूर्य समान, तो विक्रमादित्य उपाधि है मूल पहले राजा की, आदि विक्रमादित्य का। तो आदि विक्रमादित्य की वो जो उपाधि है, वो उपाधि से बाद में भी हर राजा की इच्छा होती थी कि वो, इसलिए हमीर तक लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य से जोड़ा। लेकिन आदि विक्रमादित्य तो एक ही है और उनकी राजधानी उज्जैनी थी, ये हम सब जानते हैं। तो जब ये विक्रमादित्य के अभी यशस्वी प्रधानमंत्री का शासन हमको कई मामलों में सुशासन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हमारी विरासत में ऐसे आदर्श उदार राजा, वीर राजा, सभी प्रकार के कुशल प्रबंधन वाले राजा, जनहितैषी जन कल्याणकारी योजना वाले शासन की कल्पना करते हैं। और एक महत्व की बात, विक्रमादित्य के काल में भी उनने अपने आप को जीते जी कभी राजा कहलाना पसंद नहीं किया। उनने अपने को गणराज्य का नायक कहा गया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता के प्रधान सेवक के नाते से जानते हैं, ऐसे ही वो जो अपने आप को जिस भाव से रखा है, उनकी शासन के अंदर तो बिल्कुल सम्राट की उपाधि अगर उनको देखा जाए तो, इतना बड़ा सुशासन का उनका। लेकिन उन्हें अपने आप को जीते जी जनता का सेवक करके ही जाना गया। तो गणतंत्र की स्थापना अगर किसी ने की है तो ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने भी की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके कहा गया, और ये एकमात्र राजा जिसको भारत के सभी राज्यों के अंदर विक्रमादित्य और उसके सारी किस्सों को जनता के दिलों पर आज भी विक्रमादित्य सहजता के साथ उपलब्ध है। ये जरूर एक बात है कि हमारे जो भी पुराने व्यवस्थाओं के आधार पर या पश्चिमी बुद्धिजीवी का की जो एक दौड़ चलती है, तो विक्रमादित्य को पाठ्यक्रम से पहले तो पाठ्यक्रम में भी थे, फिर पाठ्यक्रम में कभी रखा कभी नहीं रखा, कई बार बहुत सारी बातें हुई। फिर एक उनके नाम के कई हुए तो लोग कहते कौन से विक्रमादित्य, ये या वो, ये 50 तरह की बात आ गई। तो हमने आज से लगभग 20 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है,
जो विक्रमादित्य के ऊपर लगातार रिसर्च करा रही है। फेलोशिप 6 प्रकार की दे रहे हैं, जिसमें हर साल उनकी जिसकी फेलोशिप जमा होती है उसका पुस्तकों का प्रकाशन करा रहे हैं। उसमें पुरातत्व की सामग्री का भी संग्रह कर रहे हैं, जिस आधार पर हमारे डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जी वो निदेशक बने थे। बाद में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया इसी काम के कारण से, विक्रमादित्य के जीवन पर अच्छे रिसर्च और अच्छी पुस्तकों के कारण। तो जितनी बातें मैंने कही है वो एकदम से ध्यान में सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ा इतिहास की चीज़ें हैं। तो अब ये सबको दृश्यमान रूप में कैसे लाएं, सबके सामने कैसे आए, तो इसको महानाट्य का मंचन करते हुए आपके सामने लाने का प्रयास किया। ये महानाट्य का मंचन लाल किले के ऊपर होगा तो आपको दिखेगा कि विक्रमादित्य काल के एकदम से युद्ध के दृश्य हैं। तो युद्ध के दृश्य में इधर से घोड़े दौड़ते आ रहा है, इधर से घोड़े दौड़ते आ रहा है, और आमने सामने तलवारों की जब झनकार होगी तो हमको लगेगा कि एकदम ऐसा नाटक का मंचन, जिस मंचन पे केवल कल्पना होती वो दृश्य साकार होता दिखाई देगा। विक्रम बेताल हमने सुना ही सुना है, लेकिन बेताल आपकी आंखों के सामने अट्टहास करता हुआ दिखाई देगा, जिससे हमको विक्रमादित्य के उस युग में पहुंचने का आनंद आएगा। विक्रमादित्य के जीवन में ये सारे रस जो वीर रस से लगा करके सारी चीज़ों में आप आनंद के साथ दिखाई देंगे। ये एक ऐसा अवसर है जो कई बहुत चुनौतियों भरा भी है, लेकिन इसकी खास बात ये कि इससे जुड़े हुए कलाकार जो है लगभग 250 से ज़्यादा कलाकार हाथी घोड़े ऊँट पालकी के साथ पूरा दृश्यमान रूप दिखाई देंगे। और वो सारे लोग हैं जो इस खास करके विचार के आधार पर जुड़े हुए लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, लेकिन मिशन के लिए वो सब महानाट्य में पात्र बन करके इस विषय को जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वो एक तरह से इस पूरी व्यवस्था में, और दीनदयाल शोध संस्थान, संस्कार भारती, ये सब लोग मिलके कर रहे हैं। हमारा तो इतना ही काम है कि एक कालजयी रचना बनी है, तो कालजयी रचना को संस्कार भारती के माध्यम से विक्रमादित्य शोध पीठ ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली भारत का दिल है और ये हमारा वर्तमान का स्वर्ण काल चल रहा है एक तरह से शासन का। तो ऐसे हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि आज के इस वैश्विक जगत में हमारी गौरवशाली विरासत को सबके सामने लाने के लिए एक उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने इसके पहले भाग्यनगर हैदराबाद में भी हमारा 3 दिन का शो किया था, जहां ये सारी बातों को हम लेके गए थे। भारत के हर राज्य में विक्रमादित्य को उतने आदर सत्कार मिलता है, लेकिन दोबारा सब राज्यों में जाकर के विक्रमादित्य उस काल को हम जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके आधार पर एक बार वैसे महानायक को पुनर्स्मरण कराया जा सके। तो मैंने अपनी बात कर दी। ये विषय थोड़ा सा जैसा है हमारे सबके सामने है, लेकिन यहाँ अपने में से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अपने 12, 13, 14 अप्रैल को ये इसका आयोजन किया जाएगा। और ख़ास करके नए संवत के प्रवर्तन के अवसर पर भी बात की है, और हम अपने गौरवशाली अतीत को सबके सामने ला करके आपके बीच में ये बात करने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे कि 2100 साल पहले के एक ऐसे अद्वितीय नायक को सबके बीच में पा करके आनंद होगा। कुछ बातें जरूर आपको बताना चाहूँगा। विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में सुशासन के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी भारत को एक करने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर वर्तमान में हमारे अयोध्या, मथुरा, ऐसे साढ़े 300 से ज़्यादा देवस्थान के मंदिरों का निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया था। ऐसा कहते हैं कि बाबर ने जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ढहाया था, वो भी 84 काले कसौटी के खम्भे वाला मंदिर विक्रमादित्य काल का था, वो काल का समय है। ऐसे कई घटनाएं, कई सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि महानाट्य पे बात होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है।